राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा पीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में कि आखिर में प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसी होती है, क्या वो यूकैरियोटिक से अलग होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ईजी वे में हम प्रॉपर नोट्स के साथ इसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन 3 प्रश्नों के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं। वो प्रश्न क्या क्या है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है और ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है। जैसे हम किसी भी मूवी को देखते हैं तो सबसे पहले उसका जब बैनर पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं उस फिल्म का, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं कि उस फिल्म में क्या होगा, कहाँ की फिल्म है और किसने लिखा है, किसने उस फिल्म को बनाया है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत ही उठती हैं। ठीक उसी प्रकार हम किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस टॉपिक से प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रश्न उठाना पड़ेगा। हमारे टीचर बचपन में हमसे यही सिखाते थे कि अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले उस टॉपिक से प्रश्न उठाओ कि उससे क्या क्या प्रश्न बनता है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो चलिए इसी क्रम में हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना ही, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है साधारण शब्दों में। जिसे अगर हम इंग्लिश में बोलें तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी प्रोसेस हैं, जैसे आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनता है जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, रेप्लिकेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, बस आपको क्या समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है प्रोकैरियोटिक में कहाँ होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। जो सेल है, मान लीजिए ये है सेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स है, ये समझ लीजिए ईआर है। ठीक है, ये हमारा माइटोकांड्रिया है, ये वैक्यूल्स है, प्लांट सेल है ना, वैक्यूल्स है। उसके साथ ही क्या होगा, फिर हमारा लाइसोसोम, राइबोसोम, और ये सब लिक्विड सब्सटेंसेस है। लिक्विड सब्सटेंस को, इस पूरे जो द्रव से भरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके ऊपर प्लांट सेल है तो यहाँ पे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए जल्दी से बताइए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में मुख्य अंतर क्या है। कैसे हम पहचानेंगे कि जो सेल है वो प्लांट सेल है और कैसे पहचानेंगे कि वो एनिमल सेल है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। वो भी मल्टी सब यूनिट है, बहुत छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना हुआ होता है। बीटा हुआ, गामा हुआ, ठीक है, ओमेगा और सिग्मा, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक हीरो का काम करता है। इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी वो नहीं हो सकती। अच्छा, इसका काम क्या क्या है वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका काम होता है, एक होता है प्रमोटर। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी समझा देती हूँ। प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। ठीक है, उसके बाद से पहचानने के बाद क्या करता है, वो प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग करता है, जो सीक्वेंसेस होती हैं उसको रीडिंग करता है। ठीक है, उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद से आरएनए का सिंथेसिस करता है। इसी का काम है आरएनए का सिंथेसिस करना, आरएनए को बनाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है। ये मान लेते हैं ये है एक जीन। क्या है, एक जीन, ये जीन है। ठीक,
इस जीन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला यही मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं भाई निशान। ये पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है प्रमोटर। इस वाले भाग को कहा जाता है टर्मिनेटर। और ये है बीच वाला कोडिंग सीक्वेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीन कैसे बना होता है। तो जीन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। न्यूक्लियोटाइड में आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, आरएनए डीएनए में। और आरएनए में क्या हो जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल और ये साइटोसिन। ठीक है, इसके साथ ही कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी बता देती हूँ कि एडेनिन जो होगा वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इतना समझ में आया? अब चलिए अब समझते हैं इसको, जीन को। तो जीन होता है, जीन में 3 पार्ट होते हैं। मैंने बताया कि प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है और कोडिंग सीक्वेंस होता है। जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिए, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है प्रमोटर। ठीक है, मतलब समझिए एक ट्रेन है, ट्रेन का जो इंजन है वो है प्रमोटर, वहीं से स्टार्ट हो रहा है ट्रेन चलना। फिर हमारा जो बोगी आती हैं सब, जनरल हुआ, स्लीपर हुआ, वो क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस है। कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब जो कोड करने का काम करती है। और जहाँ पर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुकती है, स्टॉप होती है, उसको कहा जाता है टर्मिनेटर। टर्मिनेट मतलब रोकना, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुकती है उसको कहा जाता है टर्मिनेटर साइट। ठीक है, अब समझते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से चरण है भाई? तो इनिशिएशन, सबसे पहला है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप में हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इनिशिएशन होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन हीरो है जिसको हम लोग कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका काम होता है, ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो मैंने बताया मल्टी सब यूनिट होता है, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें हमें अभी बस समझना है कि इसमें एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है सिग्मा फैक्टर। क्या है? सिग्मा फैक्टर। सॉन्ग तो सिग्मा आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे, वैसे ही सिग्मा फैक्टर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये मान लीजिए ये है हमारा डीएनए, ये समझ लीजिए ये है हमारा डीएनए। ठीक, यहाँ पर क्या है, सब न्यूक्लियोटाइड है अलग अलग, यहाँ पर भी है उसके अपोजिट। ठीक, आपस में बाइंड किया हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा और रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फंक्शन क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज का। सबसे पहले आता है और पहचानता है कि प्रमोटर इसमें से कौन सा है। पहले ढूंढेगा प्रमोटर, तुम प्रमोटर हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं है। फिर यहाँ पे जाएगा, तुम प्रमोटर हो, तो वो कहेगा कि हाँ मैं ही प्रमोटर हूँ। अब ये प्रमोटर कैसे पहचानेगा, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रमोटर है कौन सा नहीं है। तो समझिए, प्रमोटर का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है कि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा, वो जिन ने बताया कि अगर तुम मेरा प्रमोटर ढूंढना चाहते हो तो तुम बस ढूंढो न्यूक्लियोटाइड टाटा एट को। क्या करो? टाटा एट को ढूंढो। टाटा एट मतलब थाइमीन के बाद एडेनिन आए, फिर थाइमीन आए, फिर एडेनिन, फिर थाइमीन। तो समझ जाओ कि वो क्या है, ये जो सीक्वेंस है वही है मेरा प्रमोटर। तो उसने बताया कि यहाँ पर टी है, टी के बाद ए है, ए के बाद टी है, टी के बाद ए है, टी है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये अगर जहाँ भी आपको दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है वो है इस पूरे जीन का प्रमोटर। क्योंकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें सिंगल प्रमोटर ही पूरे जीन को रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसे एक सिंगल मॉनिटर क्या करता है, पूरे क्लास को उसकी देखभाल करता है। ठीक है, ठीक इसी तरह प्रमोटर क्या करता है, रेगुलेट करता है पूरे जो हमारे जितने भी प्रोसेस होती हैं जिन में उसको। ठीक, तो उसका मुख्य लक्षण क्या है, टाटा एट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा तो वो क्या होगा, वो रीजन होगा प्रमोटर। अब प्रमोटर जब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यही प्रमोटर है तो फिर क्या करेगा, फिर जा करके हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा। और इसके साथ ही सिग्मा फैक्टर भी, सिग्मा तो इसमें है ही, बीच में होता है, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड कर जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद से इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा,
किस डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, पीछे से जो डीएनए होगा उसको अनवाइंड करेगा। अनवाइंड मतलब खोलता जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जो आपसे फ्रेंडली आकर जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद से आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और धीरे धीरे अंदर से आपको खोखला कर देते हैं। और जो ही उनका स्वार्थ निकल जाता है, ठीक है, आपसे काम निकल जाता है, तो वो बाद में वही सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपको ट्रिगर करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो है, ये भाई साहब जो आरएनए पॉलीमरेज हैं, वो भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। लेकिन इनका बेनिफिट है कि ये आरएनए का भी फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये मान लीजिए आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ेगा तो ये पूरा अनवाइंड कर देगा। अनवाइंड मतलब उसको खोल देगा, इसको खोल दिया पूरा, ठीक है। अलग अलग हो गए स्ट्रैंड। अब अलग स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे, यहाँ पर जुड़ा ही रहेगा, ये हमारा पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहेगा, ठीक है। और यहीं से आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और इधर से आरएनए का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इसमें इनिशिएशन में बस ये होता है कि रिकॉर्गेनाइज करता है प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज। रिकॉर्गेनाइज करने के बाद से उससे जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद से वो 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है। मूव करते करते आरएनए जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको अनवाइंड करता है, खोलता है, ठीक है। और इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा समझिए, आरएनए का सिंथेसिस बार बार आ रहा है, मतलब कैसे होता होगा, आपके दिमाग में ये थोड़ा सा प्रश्न उठ रहा होगा। ये मान लेते हैं ये है हमारा डीएनए। डीएनए का स्ट्रैंड है ए, टी, सी, जी, यू, कुछ भी हो सकता है, यू नहीं होगा, यहाँ पे डीएनए है ना, डीएनए में टी ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और है, इसका उल्टा रहेगा, क्योंकि आपस में जुड़े थे तो यहाँ पे टी, यहाँ पर टी है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। फिर मान लीजिए यहाँ पर जुड़ गया था हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जुड़ गया है। अब ये जब बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ठीक है, ये बना रहा है, तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पर चूँकि आरएनए है तो टी की जगह पर यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी न रहकर यू रहेगा। क्यों? क्योंकि आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये धीरे धीरे अगर मान लीजिए इसको और बढ़ाया जाए, ये थोड़ा और बड़ा होता है, सी होता है, यहाँ पे जी होता है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाता यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा यू है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी, और ऐसे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। चूँकि ये दोनों सेम है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद से ये खुद एक डीएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है। अगर थाइमीन डीएनए के टेम्पलेट में आ जाए तो आरएनए में एडेनिन जुड़ेगा। अगर एडेनिन डीएनए के टेम्पलेट में आ जाए तो आरएनए में क्या जुड़ जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। थाइमीन मत लिख दीजिएगा। ये क्या है? आरएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये आरएनए स्ट्रैंड है। और ये वाला स्ट्रैंड मैंने डीएनए लिया था और डीएनए का टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब एक स्ट्रैंड को लेकर के डीएनए का फॉर्मेशन कराना ही क्या कहलाता है? डीएनए टेम्पलेट कहलाता है उस एक स्ट्रैंड को। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, और यहाँ से भी एक, यहाँ पे भी एक आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और एक नए आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दो अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, एक डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब समझिए कि एक डीएनए जो हेलिकल स्ट्रक्चर में है वो बाद में चलकर दो आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन दोनों में एक एक टेम्पलेट डीएनए का रहेगा। ये डीएनए का टेम्पलेट था, ठीक है, डीएनए का टेम्पलेट है, और ये खुद आरएनए था। वैसे ये डीएनए का टेम्पलेट था और ये आरएनए है, ठीक है। अब इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। आइए तो अब सीधे नोट्स के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक, the synthesis of RNA from the template of DNA or single strand of DNA molecule in the presence of enzyme is known as transcription। मैंने बताया क्या कि RNA का फॉर्मेशन DNA के एक सिंगल स्ट्रैंड से करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहलाती है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी होती है। ऑल द आरएनएज इन प्रोकैरियोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं।
तो इसी एंजाइम के थ्रू आरएनए का सिंथेसिस होता है हमारे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, किसी भी सेल में इस एंजाइम के थ्रू ही आरएनए का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है या फिर बनता है। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो द ट्रांसक्रिप्शन आर कंप्लीटेड इन 3 phases इन प्रोकैरियोटिक्स। 3 चरणों में हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। कौन कौन सा? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब बात करते हैं इनिशिएशन के बारे में। क्योंकि सारी बातें मैंने पहले ही समझा दी है, तो अब हम बस केवल ओवरव्यू करके चलेंगे, ताकि आपको अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक लग रहा हो या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं इसको उच्चारण करके आपको बता दे रही हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। इनिशिएशन की बात की जाए तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज अ प्रमोटर साइट ऑन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड पे जो प्रमोटर होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है सबसे पहले क्या? आरएनए पॉलीमरेज। देन सेकेंड इज रीडिंग अ प्रमोटर सीक्वेंस एंड अनबाइंड द डीएनए स्ट्रैंड। अब जब उस पर जाकर बाइंड कर गया, चिपक गया, तो फिर क्या करेगा? धीरे धीरे प्रमोटर को रीड करेगा, उसके सीक्वेंस को रीड करेगा। ए है तो मुझे यू लगाना है, टी है तो ए लगाना है। पहले उसको पता रहेगा कि कौन सा सीक्वेंस है, तभी जाकर वो नया सीक्वेंस बना सकेगा ना। अब क्या करेगा? अनवाइंड द डीएनए स्ट्रैंड। फिर मैंने दिखाया कि वो क्या कर रहा है? खोल रहा है, डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड कर रहा है। अनवाइंड मतलब तोड़ना या खोलना, ठीक है। दिस प्रमोटर इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस TATAAT विच इज A डबल बॉन्ड T रीच रीजन। समझिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है। क्या? क्यों हम लोग TATAT मतलब टाटा एट का ही प्रयोग करते हैं? समझिए ट्रिक है टाटा एट, आप याद रखिएगा। टाटा है ना, रतन टाटा थे, उन्हीं तरह रतन टाटा एट, वही समझिए टाटा एट, ठीक। विच इज AT रीच रीजन, जहाँ पर ये AT रीच रीजन होगा उसको कहा जाता है प्रमोटर। जो प्रमोटर का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? टाटा एट न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगर हम लोग यहाँ पे GC लिए रहते हैं तो GC में मैंने आपको बताया कि जो G और C होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसको तोड़ना बहुत कठिन होगा। आरएनए पॉलीमरेज को तोड़ना बहुत कठिन होगा। GC को वो आसानी से नहीं तोड़ पाता है, लेकिन AT को तोड़ लेता है GC की कंपेरिजन में, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, उसमें क्या था? ट्रिपल बॉन्ड था, 3 बॉन्ड थे। इस 2 पॉइंट को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। वैसे तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन तोड़ सकते हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में? इस 3 पेन को तोड़ने की कंपैरिजन में। ठीक इसी प्रकार से अगर 3 रहेगा तो एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक उसी तरह जो हमारा AT है, AT में बस डबल बॉन्ड है तो उसको आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे GC रहता है तो उसको आसानी से नहीं तोड़ पाता। इसीलिए प्रमोटर क्या होता है? TATAT वाला जो रीजन होता है उसी को प्रमोटर कहते हैं। This region is present about 10 base pair upstream in prokaryotic and 20 base pair upstream in eukaryotic। चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, सब में क्या होता है? प्रमोटर और टर्मिनेटर और कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। मैंने पूरा ओवरव्यू मैंने जीन बताया था। तो हमारा जो 10 बेस पेयर है, किससे? अपस्ट्रीम से 10वां जो बेस पेयर है, 10 बेस पेयर, उस वहीं पर हमारा प्रमोटर पाया जाता है। और जो मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा प्रमोटर होता है वो अपस्ट्रीम से 20वें बेस पेयर तक पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज स्कैन द डीएनए फ्रॉम प्रमोटर। प्रमोटर से क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज उसको स्कैन करता है, स्कैनर की तरह, मतलब वही बात हुआ, रीडिंग कर रहा है। वो देखेगा तभी तो रीडिंग करेगा, तो अच्छी तरह से बारीक से उसको क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर। फिर क्या होता है कि जो सिग्मा फैक्टर होता है आरएनए पॉलीमरेज का, वो जाकर प्रमोटर से बाइंड कर जाता है। आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द डीएनए रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड ओपन कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स, वो खुल जाती है, अपस्ट्रीम हो जाती है, ठीक है, उसके अनवाइंड हो जाती है, और उसी के रिजल्ट में क्या होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए चेन आर एडेड द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन हैज ऑकर। जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है वो आरएनए चेन में जुड़ने लगता है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी इनिशिएशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है, तो इसके आगे इलोंगेशन और टर्मिनेशन को हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेरा ये ओपिनियन रहता है कि मैं अधिक से अधिक आपको समझा सकूं, ठीक है। वीडियो की लेंथ पर या फिर उसके व्यूज़ पर मैं ध्यान उतना नहीं देती, बट ये नहीं कि आप लोग लाइक और शेयर ना करें। प्लीज़ करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देन
अगले वीडियो में हम लोग टर्मिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है उसमें टर्मिनेशन ही एक ऐसा फेज है या स्टेप है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उन दोनों को अलग करता है। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।